अर्जुन सुबह से बाजार में लकड़ियां लिए बैठा था। दिन ढलने को आया, लेकिन उसकी एक भी लकड़ी नहीं बिकी। अरे ओ भैया, सुनो 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 भैया, सुबह से शाम हो गई है, मेरी एक भी लकड़ी नहीं बिकी है। मैं भी जंगल से लकड़ियां काट कर लाता हूं, बड़ी मेहनत लगती है। एक काम करो, मैं तुम्हें बहुत कम दाम में बेच दूंगा, ले लो भैया। ये सुनकर ग्राहक खुश हो गया। फिर तो ठीक है भैया, क्योंकि अधिक दाम में तुम्हारी लकड़ियां कौन खरीदेगा। और तुम तो जानते हो, अच्छे दाम में बिकने वाली लकड़ियां झील के उस पार के जंगल में हैं। वहां की लकड़ियां बहुत अच्छी होती हैं। लाओ, मैं तुम्हारी ये ले जाता हूं सस्ती मस्ती सी लकड़ियां। इतना कहकर ग्राहक बहुत कम धन अर्जुन के हाथ में देकर सारी लकड़ियां ले गया। अर्जुन चुपचाप घर की ओर रवाना हो गया। अर्जुन घर पहुंचा और अपनी पत्नी गौरी के हाथ में बहुत कम मुद्राएं रख दी। फिर से इतनी कम मुद्राएं? आखिर तुम्हारी लकड़ियां अच्छे दामों पर क्यों नहीं बिकती? अरे गौरी, तुम तो जानती हो ना, झील के उस पार की जंगल की लकड़ियों की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है और ग्राहक वही लकड़ियां लेना पसंद करते हैं। भाग्यवान, समझो तो सही। गौरी ये सुनकर डर गई। ना बाबा ना, मैं तुम्हें झील के उस पार के जंगल में नहीं जाने दूंगी। मैंने सुना है कि वो झील बड़ी ही रहस्यमयी है। गौरी, मैं क्या कह रहा हूं, देखो, अगर कुछ दिन तक मेरी आमदनी नहीं बढ़ी तो फिर मैं झील के उस पार से ही लकड़ियां काटने जाऊंगा, है ना? अरे चलो चलो, अब जल्दी से खाना लगा दो, बहुत तेज भूख लगी है। गौरी ने तुरंत चूल्हा जलाया और खाना बनाकर अर्जुन के सामने परोस दिया। खाना खाकर अर्जुन और गौरी सो गए। अगले दिन अर्जुन जंगल गया। और मेहनत से लकड़ियां काटते हुए अपने आप से बड़बड़ाने लगा। चलो, आज आखिरी बार कोशिश कर रहा हूं। कल से तो मैं झील के पार से ही लकड़ियां काट कर लाऊंगा। कम से कम कुछ अच्छे पैसे तो मिलेंगे। कुछ देर बाद अर्जुन लकड़ियां लेकर गांव के बाजार में आया। सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहा, मगर उसकी एक भी लकड़ी नहीं बिकी। थक हार कर अर्जुन दूसरे दुकानदार के पास गया, जो लकड़ियां रखे बैठा था। भैया, मेरी लकड़ियां तो सुबह से एक भी ना बिकी। तुम मेरी सारी लकड़ियां खरीद लो और जो कुछ भी देना चाहो दे दो। दुकानदार मुस्कुराया। ठीक है भैया, लाओ लाओ। अर्जुन ने सारी लकड़ियां दे दी। दुकानदार ने 5 मुद्राएं उसके हाथ में पकड़ा दी। हैं? केवल 5 मुद्राएं? ए भैया, कल का ग्राहक तो मुझे इतनी ही लकड़ियों के 10 मुद्राएं देकर गया था। अर्जुन भैया, 5 मुद्राएं मैंने तुम्हें बिल्कुल सही दी हैं। तुम्हारी लकड़ियां 10 मुद्राओं में ही बिकेंगी। 5 मुद्राओं का लाभ लेना तो मुझे भी बनता है ना। आखिर तुम झील के उस पार वाले जंगल में लकड़ियां काटने क्यों नहीं जाते हो भैया?
क्योंकि मेरी पत्नी वहां जाने नहीं देती, और ऊपर से गांव वालों का भी मानना है कि झील के अंदर बड़ी रहस्यमयी घटनाएं होती रहती हैं, इसीलिए। देखो भैया, मेरी दुकान पर बहुत से लकड़हारे लकड़ियां बेचने के लिए आते हैं। वो तो भाई सुबह से ही झील के उस पार वाले जंगल में चले जाते हैं और दोपहर तक जितनी लकड़ियां काटते हैं एकदम ठन ठनाठन थैली करके जाते हैं। बहुत कमाते हैं वो। अर्जुन चुपचाप दुकानदार की बात सुनकर उसे बिना जवाब दिए घर लौट आया। ये क्या, तुम्हारी आमदनी बढ़ने की बजाय दिन ब दिन कम होती जा रही है। देखो गौरी, मैंने तय कर लिया है, कल प्रातः काल ही झील के उस पार जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर लाऊंगा, और अब मुझे रोकना मत, मैंने सोच लिया है, बस। गौरी चुप हो गई, क्योंकि उसके पास चुप रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। अर्जुन की आमदनी दिन ब दिन कम होती चली जा रही थी। अगली सुबह अर्जुन जल्दी उठा, कुल्हाड़ी उठाई और सीधा झील के उस पार जंगल की ओर चल पड़ा। अर्जुन जैसे ही झील के नजदीक पहुंचा, उसने ठहरकर झील को बड़े गौर से देखा। चारों ओर सन्नाटा पसरा था और झील के ऊपर एक अजीब सा कोहरा मंडरा रहा था। बाप रे बाप, यहाँ तो बड़ा ही विचित्र सा सन्नाटा है, और ये झील का पानी तो कुछ ज्यादा ही रहस्यमयी लग रहा है। मुझे यहाँ रुकना नहीं चाहिए। इतना कहकर अर्जुन आगे बढ़ गया और घने जंगल में पहुंच गया। अर्जुन ने मेहनत से पेड़ की लकड़ियां काटनी शुरू कर दी। अरे बाप रे बाप, अब तो मुझे वापस जाना चाहिए। चल रे अर्जुन। अर्जुन ने लकड़ियों का गट्ठर बनाया, सिर पर रखा और घर की ओर रवाना हो गया। मगर जैसे ही वो झील के करीब पहुंचा, अचानक भयंकर वर्षा शुरू हो गई। अरे रे 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 रे, हे भगवान, ये तो मेरे साथ सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए वाली कहावत हो गई। अरे लेकर चला नहीं कि अरे अरे रे 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 रे। अचानक उसके सर पर एक लकड़ी गिरी और अर्जुन बेहोशी की गहराइयों में चला गया। काफी देर बाद अर्जुन की आंख खुली। वो चौंक कर उठ गया। हाँ हाँ, हे भगवान, कब से मैं बेहोश था और ये तो रात हो गई। अरे बाप रे। तभी उसकी नजर झील के पानी पर पड़ी। पानी सुनहरी किरणों से जगमगा रहा था। ये तो वाकई बड़ा आश्चर्यजनक दृश्य है। पूरा झील का पानी सोने के किरणों से चमक रहा है। मानो ये झील नहीं, मानो इसका पानी ही सोने का हो। अचानक पानी में हलचल हुई और उसमें से एक सोने की बत्तख बाहर आ गई। अर्जुन आश्चर्य से उसे देखने लगा। हे भगवान, ये तो पूरा सोने का बतख है। एक काम करता हूं, इसे पकड़ लेता हूं, इसे अपनी पत्नी को दिखाऊंगा, वो बड़ी खुश हो जाएगी। हाँ। अर्जुन ने हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक रुक गया और खुद से बोला, ये मैं क्या कर रहा हूं? भले ही ये सोने का बतख है, पर है तो जीवित प्राणी। अगर इसे गांव ले गया और किसी की नजर इस पर पड़ गई तो लोग तो इसे मार देंगे।
अरे नहीं 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 नहीं। तभी सोने की बत्तख मुड़ी और धीरे धीरे अर्जुन के पास आ गई। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया। तुम्हारे मन में चल रही सारी बातें मैं सुन सकती हूँ। तुम बुरे इंसान नहीं हो और ना ही लालची। बस अंतर इतना है कि तुम गरीब हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में अच्छाई और बुराई की जंग चल रही है। वरना मैंने अक्सर परेशानी में फंसे लोगों को बुराई के रास्ते पर जाते देखा है। अर्जुन आश्चर्य से बत्तख की बातें सुनता रहा। तुम चिंता मत करो। इतना कहकर बत्तख ने एक सोने का अंडा अर्जुन के सामने रख दिया। इस सोने के अंडे को ले जाओ। अगर तुम्हें और आवश्यकता हो तो तुम 3 दिन बाद यहाँ आ जाना। झील के पास खड़े होकर सोने का हंस कहकर मुझे आवाज लगाना। मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज पर आऊंगी। वो भी इस वजह से कि तुम्हारा मन मेरे सोने जैसे शरीर की तरह शुद्ध है। इतना कहकर सोने की बत्तख धीरे धीरे गायब हो गई। अर्जुन ने सोने का अंडा उठाया और दौड़ता हुआ वहां से चल दिया। अर्जुन घर के करीब पहुंचा ही था कि रास्ते में उसे गांव के साहूकार का नौकर बिरजू मिल गया। ए अर्जुन, ए भैया, ये इतनी रात को कहाँ गए थे तुम? हैं? जंगल गया था, मगर रास्ते में तूफानी बारिश हो गई तो आ रहा हूं। अरे तुम तो आज झील के उस पार जंगल में लकड़ी काटने गए थे। वाह 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 वाह, बड़ी ही विचित्र बात है। वहां पर तो लोग दोपहर में ही लौट आते हैं और तुम तो रात को आ रहे हो। लेकिन अर्जुन ने बिरजू की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधा घर की ओर बढ़ गया। क्या बात है? हाँ, ये तो बहुत जल्दी में है। जरूर कुछ छिपा रहा है। चलो चलकर देखता हूं। इतना कहकर बिरजू चुपके से अर्जुन के पीछे पीछे चल दिया। हे भगवान, मेरे मन में तो बुरे बुरे विचार आ रहे थे। सुबह गए थे आप, आने में इतनी देर कैसे हो गई? और आपके हाथ में तो कोई लकड़ियां भी नहीं दिखाई दे रही। अरे सब बातें दरवाजे पर ही करोगी कि मुझको अंदर भी आने दोगी? चलो अंदर चलो। इतना कहकर अर्जुन तुरंत घर के अंदर चला गया। क्या हुआ? आपके चेहरे पर इतना पसीना क्यों है? अर्जुन कांपते होठों से सारी बातें गौरी को बताने लगा। उसने सोने का अंडा गौरी को पकड़ाते हुए कहा, मेरे सामने वो झील सोने की किरणों जैसी चमक रही थी गौरी, और एक सोने के बतख झील से बाहर निकली और उसने मुझसे बात की और ये देखो, ये सोने का अंडा दिया मुझको। ये सुनकर गौरी चौंक गई। उसने सोने के अंडे को बहुत गौर से देखते हुए कहा, ये सोने का अंडा पूरी तरह ठोस है। अर्जुन, अगर हम इसे बाजार में बेच देंगे तो हम इतना धन कमा सकते हैं कि तुम कोई व्यापार शुरू कर सकते हो और हमारा जीवन आराम से कट सकता है। मुझे लगता है तुम 3 दिन बाद वहां जरूर जाना और उस सोने के हंस का धन्यवाद करना और कहना कि अब तुम्हें दूसरे अंडे की जरूरत नहीं है, क्योंकि अधिक धन मन में लालच पैदा करता है। हाँ, तुमने सही कहा। लेकिन
अर्जुन और गौरी नहीं जानते थे कि उनकी ये बातचीत घर के बाहर खड़ा बिरजू चुपके से सुन रहा था। अच्छा बेटा, तो इस ससुरे अर्जुन को उस झील में सोने का हंस दिखाई दिया। मुझे ये बात साहूकार को बतानी चाहिए। इतना कहकर बिरजू साहूकार की हवेली की ओर भागा। इतनी रात को बिरजू को देख साहूकार गुस्से से बोला, हाँ, अरे इतनी रात को क्या हो गया, अभी काहे को चला आया? इतनी रात में भी तुझे चैन नहीं है जो मुझे जगाने चला आया? बोल, क्या हो गया, बोल। बिरजू ने सारी घटना साहूकार को बता दी। और ये तेरी क्या बात कर रहा है? क्या तू सच कह रहा है? और नहीं तो क्या मालिक, मैंने अपने कानों से सुना और चुपके से देखा कि अर्जुन के हाथ में सोने का अंडा था। ये सुनकर साहूकार की आंखों में लालच पैदा हो गया। हाय 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 हाय, सोने का अंडा! आहा, और ससुरा मूर्ख अर्जुन एक ही अंडे से खुश हो गया। अरे वो सोने का हंस तो मेरे पास होना चाहिए। ये सुनकर बिरजू खुश हो गया। वही तो, तभी तो मैं आया रात को। ये बताओ, आगे क्या करने का इरादा है मालिक? अरे करने का क्या इरादा है? 3 दिन बाद जब अर्जुन फिर से झील के पास जाएगा, तब हम दोनों चुपके से उसके पीछे पीछे चलेंगे, ठीक है? मगर उन्हें पता नहीं था कि उनकी बातचीत को साहूकार का दूसरा नौकर हरिया, जो साहूकार के घर पर सफाई करता था और वहीं सोता था, ध्यान से सुन रहा था। हरिया गुस्से से अपने आप से बोला, अच्छा, तो ये दोनों सोने के हंस को पकड़ लेंगे तो फिर मेरे हिस्से क्या आएगा? बाबा जी का ठुल्लू, दाद तेरे की। अगर मेरे हिस्से कुछ नहीं आया तो मैं इन दोनों के हिस्से भी कुछ नहीं आने दूंगा। मैं कल ही इस राज्य के महाराज को सारी घटना बताऊंगा। अगले दिन हरिया राज दरबार में पहुंचा, जहां राजा विक्रम सिंहासन पर बैठा था। हरिया ने राजा विक्रम को सारी घटना बता दी। ये बताओ, क्या तुम सच कह रहे हो? ओहो, काश ये बात हमको पहले पता होती तो वो सोने का हंस हमारे महल के बगीचे में टहल रहा होता और हमारे खजाने में सोने के अंडों का ढेर लगा होता। शाबाश। चलो, अब तुम जा सकते हो, जाओ। राजा विक्रम ने तुरंत कुछ सोने के सिक्के हरिया को दे दिए। हरिया खुश होकर वहां से चला गया। अब अर्जुन उस सोने के हंस के पास जाएगा, उसके पीछे साहूकार और बिरजू जाएंगे, लेकिन मैं उन तीनों से पहले ही झील के इर्द गिर्द छिपकर उन पर नजर रखूंगा। इतना कहकर राजा विक्रम तुरंत राज दरबार से उठकर चला गया। 3 दिन बीत गए। रात के समय अर्जुन ने अपनी पत्नी गौरी से कहा, गौरी, सुनो भाग्यवान, अब मैं उस झील के पास जा रहा हूं, ठीक है? मैं भी आपके साथ चलूंगी। हाँ तो ठीक है, तुम भी चलो मेरे साथ, चलो। अर्जुन अपनी पत्नी गौरी के साथ रात में जंगल की ओर चल पड़ा। दोनों कुछ ही देर में झील के किनारे पहुंच गए। अर्जुन ने झील की ओर देखते हुए आवाज लगाई, सुनो, मैं आ गया हूं। सुनो, कहाँ हो? मैं आ गया हूं। पानी में अचानक उथल पुथल हुई।
और अगले ही पल झील से सोने का हंस निकल आया। क्या तुम्हें एक और अंडा चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मुझे एक और अंडा नहीं चाहिए। मैं तुमसे केवल ये कहने आया हूं कि तुमने जो मुझे सोने का अंडा दिया था, बस वही मेरे लिए काफी है। मुझे कोई लालच नहीं करना। तभी झाड़ियों से साहूकार और बिरजू तलवार लेकर बाहर आ गए। अरे तेरे लिए एक अंडा काफी होगा रे मूर्ख, पर मेरे लिए नहीं। मुझे तो ये पूरा का पूरा सोने का हंस चाहिए। अर्जुन चौंक गया। हैं? तुम यहां कैसे? तुमको क्या लगा रहा अर्जुन भैया कि हमको कुछ हो पता ना चलेगा? जब तुम रात को डरे डरे लौटे थे ना, तब ही हम सब कुछ समझ गए थे कि मामला गड़बड़ है। हमने तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की बातचीत सुन ली रही और सोने का अंडा देख लिया रहा। हमने तुरंत साहूकार को खबर दे दी रही रात ही में। तभी झाड़ियों से राजा विक्रम तलवार लेकर बाहर आ गया। पीछे हट जाओ। ये सोने का हंस किसी और का नहीं, बल्कि हमारा है, हमारा। हे ससुरा, तुम कौन हो? मूर्ख, इस राज्य के राजा को नहीं पहचानता? हम राजा विक्रम है, विक्रम, और हम ही इस सोने के हंस को लेकर जाएंगे। उसी पल झील में लहरें उठीं, पानी में रंग बिरंगी चमक फैली और झील से एक जल परी प्रकट हो गई। तुम्हारे तो दो दो दावेदार पैदा हो गए हैं। लगता है समय आ गया है। ये सुनकर सोने का हंस राजा विक्रम की ओर देखकर बोला। तुमने पूरे राज्य को धोखे से हड़प लिया, उसके बावजूद भी तुम्हारी भूख खत्म नहीं हुई। राजा विक्रम चौंक गया। तुम्हें कैसे पता ये? मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं। वर्षों पहले तुमने धोखे से इस राज्य के राजा सूरज सिंह को इसी स्थान पर भेजा था, ये कहकर कि यहां कोई गुप्तचर छिपा है, और पीछे से अपने आदमी को उसकी हत्या करने के लिए भेज दिया था। फिर महल में झूठ फैलाया कि राजा सूरज भगवान की सेवा करने जंगल चला गया। हंस की बातें सुनकर अर्जुन, गौरी और साहूकार भी स्तब्ध रह गए। हाँ, ये सच है, पर अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने राजा सूरज को इसी जंगल में भेजा था और पीछे अपने सैनिक को उसकी हत्या करने के लिए, मगर सैनिक वापस नहीं आया। जब राजा सूरज भी वापस नहीं आया तो मैंने सोचा कि दोनों आपस में मर गए होंगे। मुझे राज्य चाहिए था, सो मिल गया, और अब मुझे तू चाहिए, तू। इतना कहकर राजा विक्रम ने सोने के हंस को पकड़ लिया। तभी साहूकार ने गुस्से से राजा विक्रम को धक्का दे दिया। अलुआ राजा! अरे काहे का राजा? सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। तू राजा है ही नहीं, तू तो एक मामूली सैनिक है जो ससुरा राजा बन बैठा। मैं तुझको राजा नहीं मानता और मैं इस हंस को लेकर ही जाऊंगा। साहूकार ने सोने के हंस को पकड़ लिया। अर्जुन, सोने का हंस खतरे में है। इस बेचारे की क्या गलती है? इसे बचाओ। अर्जुन ने तुरंत साहूकार को धक्का दिया और सोने का हंस छीन लिया। ये सोने का हंस मेरा है और मैं इसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। दूर हो जाओ सब। तभी जलपरी ने
उन सब की ओर रहस्यमयी अंदाज में देखा और बोली, तुम तीनों ने इसे छूकर शापित कर दिया है। सब स्तब्ध रह गए। अब जो कोई भी इसे ले जाएगा उसकी मृत्यु 9 दिन में हो जाएगी, और अगर तुम तीनों में से कोई भी सोने के हंस को अपने साथ नहीं ले गया तो इस सोने के हंस की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ये अब शापित हो चुका है। ये सुनकर अर्जुन, साहूकार और राजा विक्रम सन्न रह गए। अरे 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 भैया, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मुझको नहीं चाहिए भाई। मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, मैं इसको नहीं ले जाऊंगा। जब जीवित ही नहीं रहूंगा तो धन क्या क्या फायदा। अरे भैया, जान बची तो लाखों पाए। क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो मरूंगा? अरे मैं दूसरे को मार दूंगा अपने लिए, मुझे अभी बहुत जीना है। जलपरी रहस्यमयी मुस्कान के साथ अर्जुन की ओर मुड़ी। तुमने क्या सोचा है अर्जुन? हाँ, अगर मैं इसे अपने साथ ले गया तो तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं जीवित नहीं रहूंगा, लेकिन ये हंस तो सही सलामत रहेगा ना? हाँ, तब इसकी जान बच जाएगी। हाँ ठीक है, मैं तैयार हूं। अर्जुन ने इतना कहा ही था कि अचानक उसके हाथ से हंस गिर गया। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों की चमक उठी और सोने का हंस रूप बदलकर एक तेजस्वी राजा में बदल गया। अर्जुन की आंखें फैल गईं, गौरी का मुंह खुला रह गया और राजा विक्रम अविश्वास में चीख उठा। सूरज सिंह, तुम? बरसों पहले राजा सूरज सिंह इस जंगल में रात के समय किसी की तलाश कर रहा था। तलाश करते करते अचानक एक व्यक्ति ने उन पर हमला कर दिया, मगर सूरज सिंह ने अपनी तलवार निकाली और उस व्यक्ति की हत्या कर दी और उसका शव इस पवित्र झील में फेंक दिया। ये देखकर मैं क्रोधित हो गई कि तूने इस पवित्र झील को एक पापी मनुष्य का रक्त डालकर अपवित्र कर दिया है, इसलिए तू शापित होगा। अगले ही पल राजा सूरज सोने के हंस में बदल गया। वो हंस बनकर फूट फूट कर रोने लगा। तब मुझे इस पर दया आ गई। मैं भविष्य देख सकती थी और मैंने इसे बताया कि नियति विक्रम को यहां तक खींच कर लाएगी, क्योंकि तेरे ही सैनिक विक्रम ने तेरे साथ धोखा किया है। जलपरी की आवाज अब धीमी और गहरी हो गई। और वक्त आने पर एक ऐसा इंसान आएगा जिसका मन तेरे सोने के शरीर की तरह शुद्ध होगा, और जब वो तेरी जान बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार होगा तभी तू श्राप से मुक्त हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। इतना कहकर जलपरी चमकते पानी में समा गई। अब सामने खड़े थे असली राजा सूरज, हाथ में चमकती तलवार के साथ। विक्रम, तेरे धोखे ने मेरी प्रजा, मेरा परिवार और मेरा जीवन सब कुछ छीन लिया। तलवार की एक ही चमक के साथ राजा सूरज ने विक्रम को मौत के घाट उतार दिया। साहूकार कांपते हुए सूरज के पैरों में गिर पड़ा। महाराज, महाराज मुझको माफ कर दीजिए। मैं लालच में अंधा हो गया था, माफ कर दीजिए महाराज, माफ कर दीजिए।
तुम्हारा अपराध भी कम नहीं है। राजा सूरज ने साहूकार और बिरजू को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। श्राप से मुक्त राजा सूरज अपने सिंहासन पर वापस बैठ गया। उसने अर्जुन और गौरी को अपने सामने बुलाया। अर्जुन, तुम्हारा मन सचमुच सोने की तरह शुद्ध है। अगर तुम ना होते तो मैं आज भी एक हंस के रूप में भटक रहा होता। अर्जुन और गौरी भावुक होकर हाथ जोड़ खड़े रहे। सूरज ने खजांची को इशारा किया। अर्जुन और गौरी के सामने सोने और चांदी के ढेर लग गए। अब से तुम महल के एक ऊंचे पद पर रहोगे और तुम्हारे परिवार को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। अर्जुन और गौरी खजाने को देखते रहे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। देखा गौरी, लालच नहीं, बस नियत की सच्चाई ही इंसान को अमीर बनाती है। चलो। राजा सूरज के राज में फिर से न्याय लौट आया।